Hello everyone. So myself Divya Gupta, UPSC GSI रैंक 4 केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट और नेट के लिए कैसे हमें तैयारी करनी है लास्ट 30 डेज में। ओके। तो आप लोग अभी तक आई थिंक एक बार सिलेबस सभी लोग कवर कर चुके होंगे। तो अभी लास्ट 30 डेज में हमें क्या करना होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी था मेरा वो आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है ना, कि मैंने क्या किया था, कैसे किया था। तो आई थिंक उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। तो आप भी वो सब चीज़ें कर सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने नहीं की थी बट मुझे लगा कि करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ओके। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहली बात तो ये है कि लास्ट 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं, 30-35 डेज। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो टेस्ट सीरीज आप जरूर सॉल्व करना। टेस्ट सीरीज आप प्लीज जरूर ज्वाइन करना। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है ना, गेट या नेट के लिए। ठीक है। एंड उसे प्लीज आप करना ज्वाइन। ठीक है। उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। मैंने नहीं की थी बट मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए। ठीक है ना। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने की हैं and उससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना तो उससे क्या होता है ना कि पेपर आप जब देने जाएंगे ना तो आपको कुछ नया फील होगा ही नहीं कि आप कुछ नया कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सी बन जाती है। ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं आईआईटी जैम की, तो उस टाइम हमने जॉइन की थी। तो काफी मतलब एक बहुत अच्छा लगा था। जब हम पेपर देने गए थे तो कुछ नया लगा ही नहीं, कुछ नया फील ही नहीं हुआ कि हम कुछ नया कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस ही बन जाती है। ठीक है ना। तो लास्ट 30 डेज में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो करते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। एंड आपको ये पता चलेगा, एक तो आपको आपकी कमियां पता चलेंगी कि आप कहाँ अटक रहे हैं। क्योंकि देखो, आप कोई आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं या आपके पास कोई भी बुक है, बुकलेट, वो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से ये पता होता है कि कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं आया तो मैं पीछे से आंसर देख लूंगा या देख लूंगी, या मैं गूगल कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी है वट। लेकिन जब आप कोई टेस्ट देने बैठते हैं ना, तो आपके पास टाइमलाइन होता है ऊपर। आपको पता है कि आपको ये 2 घंटे या 3 घंटे में टेस्ट कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है। एक बिल्कुल ऐसे फील बना के बैठो जैसे कि आप एग्जाम में ही बैठे हुए हो। ठीक है ना। तो उस टाइम आपके पास उस टाइम बाउंडेशन में आप कितने अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या स्पीड है आपकी, क्या चीजें आपके पास उस टाइम, आपको कहाँ पे कमियां आपकी लग रही हैं कि क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। यानी हर एग्जाम के लिए, जैसे कि अभी मैं आईआईटी जेई के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उनको भी हम ये चीज एडवाइस करते हैं, तो उससे उनको भी बहुत बेनिफिट होता है। एंड वो लोग, उनका उनका तो खैर स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज चलता है पूरे 2 साल का। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा टेस्ट सीरीज से। आप, और उससे सिर्फ सॉल्व नहीं करना है यार, पेपर ही नहीं देना, आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस क्या करनी है, कहाँ कमियां रह गई हैं, कहाँ गलतियां हैं, मिस्टेक्स क्या कर रहे हो आप, किस टॉपिक में कमी ज्यादा रह रही है, कहाँ किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो वो आपको एनालिसिस करनी है, उससे फिर आपको वहां पे इम्प्रूव करना है। दूसरा, आपको एनालिसिस करनी है स्पीड की, कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है। आपको कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है ना। तो ये भी आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीड मैटर्स अ लॉट। ठीक है ना। कई बार हम लोग एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और 5 मिनट खा भी गया वो क्वेश्चन और सॉल्व भी नहीं हुआ। अगर सॉल्व हो जाता तो ठीक है, बट स्टिल इट्स नॉट गुड कि आप एक ही क्वेश्चन में 5-5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कैसे आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट करना है। स्पीड से बेसिकली मेरा मतलब है टाइम मैनेजमेंट का, कि किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है पेपर में। तो ये सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप किसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे। उसी सब चीजों से आपको ये चीजें पता चलेंगी। आपको फील होगा कि जब आपके पास एक टाइम बाउंडेशन होता है, कितने ही टाइम में आपको चीजों को करना है, तब कितने अच्छे से वहां पे चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप वहां चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे आपको अपनी ही कमियां पता चलती हैं, और जो कमियां होंगी उनको फिर आप इम्प्रूव करना। ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा होगा। एंड तीसरा फायदा तो ये है ही कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ नया फील ही नहीं होगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं। ये तो आप 1 महीने से कर रहे थे और यही अभी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले आप अपने रूम में बैठ के कर रहे थे, अभी आप किसी सेंटर में बैठे हैं, तो कुछ नया फील नहीं होगा। और इस तीसरा फायदा, ये एक फायदा ये भी है कि हो सकता है कि काफी क्वेश्चंस रिपीट आपको मिले, या रिपीट मतलब कि चलो वैल्यूज अलग हो बट उसी टाइप का क्वेश्चन कोई आपको पेपर में मिल जाए।
ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फायदा देंगी टेस्ट सीरीज। तो इसलिए प्लीज मैं आपको बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। डेली एक पेपर सॉल्व करना है, डेली डेली वन पेपर सॉल्व करो, डेली एक टेस्ट दो, ठीक है ना। अब आप जब कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना, वहां पे टॉपिक वाइज पेपर्स भी होते हैं एंड वहां पे फुल टेस्ट सीरीज भी होते हैं, फुल टेस्ट भी होते हैं। तो टॉपिक वाइज भी दो और फुल टेस्ट भी दो। मेन फायदा तो फुल टेस्ट से होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हमें कई बार तो ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है, ठीक है ना। तो फुल टेस्ट में सारे टॉपिक के, अब किसी टॉपिक से क्या अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको पता है इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा है। तो कई बार तो बच्चों को यही पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है। तो इसलिए फुल टेस्ट सीरीज से तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो डेली एक टेस्ट दो और चेक करो कितने टाइम में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कहाँ इंप्रूव करना है चीजों को। बहुत सारा फायदा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इससे पता चलेंगी अपने बारे में, ठीक है ना। अपनी एनालिसिस करना ही बहुत जरूरी काम होता है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप करेंगे तो हो जाएंगी चीजें, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट है टॉपिक वाइज। अभी आप लोगों ने, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं किए हैं सॉल्व तो प्लीज एक बार आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लें, ठीक है ना। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं गेट और नेट के, उनको आप सॉल्व करें। बट अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अब इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ। आपने अभी तक ना टॉपिक वाइज सॉल्व करे होंगे कि आपने क्वांटम पढ़ी तो क्वांटम के पीवाईक्यू लगा लिए, स्पेक्ट्रो पढ़ी स्पेक्ट्रो के पीवाईक्यू लगा लिए। ये चीज मैंने करी थी, सेकंड वाली चीज, और उससे मुझे बहुत फायदा मिला था। लास्ट 15 डेज में आप ये कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज तो चलो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, बाकी आप पीवाईक्यूज भी ना एक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट के फॉर्म में लाइक आपने 2015 का पेपर उठाया गेट का, ठीक है ना, उस पेपर को उठाओ, ठीक है, जीरोक्स निकलवा लीजिए उसकी, आप लेकर बैठो। फोन सबके पास है ही, उसमें आप टाइम सेट कर लीजिए 3 घंटे का, ठीक है ना। अलार्म लगा लीजिए कि 3 घंटे बाद अलार्म बज जाए कि 3 घंटे अब हो चुके हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। तो उस 3 घंटे में पूरा मतलब पेपर वाली फील के साथ आपको बैठना है। सामने कोई भी एक पेपर ले लो, किसी भी साल का पेपर उठा लो, गेट का या नेट का, कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसको लेकर बैठिए और बिल्कुल टाइम सेट कर लीजिए 3 घंटे का। और बिल्कुल फील के साथ एक हाथ में नोटबुक पेन लेकर बैठो और सॉल्व करो क्वेश्चंस को, कि भाई आप पेपर दे रहे हो एग्जाम में बैठ के, ठीक है ना। तो पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है, ये भी आप कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया होगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाए होंगे। अब मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि आप हर एक साल का एक एक करके पेपर उठाइए, गेट का उठाइए पहले, फिर नेट का उठाइए, ऐसे हर एक पेपर को उठाइए और सॉल्व करें, ठीक है ना। पूरे पूरे पेपर को प्रीवियस ईयर के। तो इस तरीके से आपके सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और इस तरीके से आपको एक टेस्ट वाली फीलिंग भी आ जाएगी कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना होता है एक टाइम बाउंडेशन में। बट प्लीज टाइम सेट जरूर कर लेना 3 आवर्स का, ठीक है ना। ओके, फाइन। थर्ड पॉइंट ये है एप्टीट्यूड। आप लोगों को पता है क्या लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था कि एप्टीट्यूड तो हम कर लेंगे यार, एग्जाम में जाएंगे हो ही जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे, 7-8 नंबर आ जाएंगे। बट नहीं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है गेट में। अगर गेट में 1 मार्क्स आपका कट रहा है मतलब आप बहुत ज्यादा रैंक नीचे जा रहे हो। आपको पता है ना, एक एक नंबर से रैंक बहुत ज्यादा खिसक जाती है। और गेट में यार अगर आपको ओएनजीसी में जॉब चाहिए तो आपको पता है कि रैंक अगर 200 भी आ जाएगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको टॉप 50 में रैंक चाहिए, राइट, तभी कुछ होगा अगर आप जनरल से है तो, ठीक है। तो इसलिए प्लीज एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक सजेशन दूंगी, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आप प्लीज एक बार एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ नहीं देख रहे हैं, आप एक इतना कर लो, जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, ठीक है ना, उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लो। 2000 लास्ट 10 ईयर्स के कर लो, बहुत है। लास्ट 10 ईयर्स के आप लोग जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कहीं पे अटकते हैं तो आप यूट्यूब पे आप बहुत ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी, आप सर्च करें, वहां पे आपको पता, अगर किसी भी टॉपिक में जैसे कि स्पीड का कोई क्वेश्चन है, स्पीड के लिए बहुत सारी वो होती है, वर्क के लिए काफी वो होती है, क्या बोल, टाइम एंड वर्क के लिए काफी ट्रिक्स होती हैं जो लोग बताते हैं, राइट।
तो आपको लगता है कि ये आपको आता है, बट उस टाइम पीरियड में वो क्वेश्चन करना इट्स डिफिकल्ट। हम लोग क्या करेंगे, अपना वही देसी तरीका अपनाएंगे और उससे बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो थोड़ा सा आप चीजों को देख लेंगे ना एप्टीट्यूड का भी, तो उससे आपको ट्रिक्स पता चल जाएंगी, क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी ट्रिक्स भी होती हैं, मैथ्स मेनली मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो आप प्लीज एक बार एप्टीट्यूड वाले पार्ट को भी अच्छे से देख कर जाना, उसको लाइटली मत लेना। अगर आप एप्टीट्यूड, क्योंकि देखो लाइटली तो सब लेते हैं इसको, अगर आपने अच्छा कर लिया तो कुछ अलग हो जाएगा। केमिस्ट्री तो सब पढ़कर जा रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। एप्टीट्यूड को सब ये सोच के जाते हैं कि हम कर लेंगे। अगर किसी एक बच्चे ने कर लिया एप्टीट्यूड को ढंग से, ठीक है ना, तो वो कुछ अलग कर गया, उसी की रैंक बचा जाती है फिर, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज आप एप्टीट्यूड पे फोकस करें। जितने भी लास्ट 10 इयर्स के गेट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करें। कुछ डाउट आता है, कुछ भी चीजें टॉपिक में लगता है कि यार मुझे नहीं पता, तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल, आप कहीं से भी देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड के क्वेश्चंस है, स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ, और इंग्लिश इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो वो भी आप थोड़ा बहुत वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी, तो आप उसे सर्च करें एंड प्लीज आप उसे भी उसका भी एक बार आइडिया ले लें चीजों का, ठीक है ना। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कोशिश करें कि आपके 15 में से कम 13 मार्क्स तो आ जाए एप्टीट्यूड में। अगर 13 मार्क्स आ गए ना, तो आपकी रैंक पक्का है। अगर आपने केमिस्ट्री भी ढंग से करके गए हो और एप्टीट्यूड में 13 कर लिए, तो टॉप 10 में रैंक पक्का है। क्योंकि एप्टीट्यूड में स्कोर करना, क्योंकि एप्टीट्यूड में मतलब स्कोर अगर आप अच्छा कर लेते हो ना, तो मतलब आपने कुछ अलग किया है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो फिर भी लोग कर लेते हैं, सब लोग ही, ठीक है। ओके, चलो, तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, अब टॉपिक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, आपने टॉपिक्स तो पढ़े ही होंगे, राइट। आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहली बात, शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने बनाए थे और इससे मुझे बहुत फायदा मिला था। शॉर्ट नोट्स बना लो हर एक टॉपिक के, जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो सारे लिख लो। टॉपिक वाइज, क्वांटम, स्पेक्ट्रो, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबके टॉपिक वाइज की पॉइंट्स लिख लिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब 3 या 4 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक टॉपिक का, ठीक है ना, कि ये नहीं कि उसके भी 10-10 पेज बना रहे हो। 3-4 पेज में सारा कंटेंट लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो सारे लिख लीजिए टॉपिक वाइज। फिर इन शॉर्ट नोट्स को ना लास्ट 7 डेज में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम पूरा सिलेबस लेकर थोड़ी बैठेंगे यार, जरूरत भी नहीं है। बस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना बार बार, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना एंड क्वेश्चंस लगा लेना। जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस लगाते रहना, लगाते रहना, लगाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना। ये करना है लास्ट 7 डेज में। तो इनको पढ़ना है आपको, शॉर्ट नोट्स को। फिर पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे लास्ट 7 डेज में, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री के तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो प्लीज आप इसे बनाइए। दूसरा आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा। और वो आपको मैंने पहले सेकंड पॉइंट में बोल ही दिया है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स के, तो वो आपको सॉल्व करनी है, और फुल टेस्ट भी आपको सॉल्व करने हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक टॉपिक के। तो इतने क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे ना, तो कुछ नहीं बचेगा, फिर सब हो गया, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में ये दो चीजें हैं जो आपको करनी है। आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ। एक तो पहली बात, सिर्फ एक ही बुक पढ़ो, ढंग से एक बुक पढ़ो, पर ढंग से पढ़ो। ज्यादा बुक्स लेकर नहीं बैठना, ओ जेरी मार्श भी पढ़नी है, सोलोमन भी पढ़नी है, मोरिशन बॉय भी पढ़नी है, क्लेडन भी पढ़नी है, ज्यूफिल भी पढ़नी है। हाँ, इतनी बुक नहीं पढ़नी, इतना टाइम ही नहीं है और इतनी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जितने की जरूरत है उतना ही करेंगे, बाद में क्लियर हो जाए, फिर ज्ञान के लिए पढ़नी है, पढ़ते रहना, ठीक है ना। लेकिन अभी एग्जाम के लिए जितने की जरूरत है हम उतना ही करेंगे, ठीक है ना। बुक्स खरीदने का शौक बहुत होता है सबको, बुक्स इकट्ठे करने का शौक बहुत होता है सबको, और सब में एक मैंने फील किया है, जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ IIT JEE को, तो उनमें भी है कि ये नोट्स ले ले, ये नोट्स ले ले, ये बुक खरीद ले, ये बुक खरीद ले। कोई फायदा नहीं है, एक को करो, अच्छे से करो, ये चीज बेस्ट होती है किसी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पता ही है सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, क्लेडन है, क्लेडन आपको करनी है। एंड क्लेडन के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट, वो आप प्लीज एक बार कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक चैप्टर है पार्टिसिपेशन और रीअरेंजमेंट का।
पार्टिसिपेशन और रीअरेंजमेंट करके एक आप रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, ये एक चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ेंगे ना ढंग से, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस चैप्टर की हर एक रिएक्शन जो है वो कभी ना कभी पीवाईक्यू में पूछी हुई है। और एक बार तो ऐसा हुआ था 2019 में, पता नहीं 20 में, कौन से साल का पेपर था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इस चैप्टर से ना 4-5 क्वेश्चन आ रखे थे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना डिटेल में, ढंग से, ठीक है। एक है बच्चा रिएक्शन मैकेनिज्म करके एक चैप्टर है, डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक है कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। कीमो सेलेक्टिविटी, इसमें आपको पता चलेगा कि कब कौन रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, कब कौन किसके साथ पर्टिकुलरली सिलेक्टिवली किसके साथ रिएक्शन करता है। हम इस चीज में बहुत फंसते हैं कि मैंने NaBH4 को किया, NaBH4 लिया है, तो वो किसको पर्टिकुलरली रिड्यूस करेगा, कीटोन को करेगा, एल्डिहाइड को करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा। तो ये कीमो सेलेक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लेडन में गिवन है, और एक टेबल तो बहुत ही शानदार वहां पे दी हुई है, तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। उसके बाद एक है रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनोलेट्स तो आपको पता ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिएक्शंस है उसमें। रिएक्शंस ऑफ इनोलेट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, यहाँ पे काफी आपको नेम रिएक्शंस मिलेंगी कंडेंसेशन से रिलेटेड, डार्जन कंडेंसेशन, अल्डोल, कैनिजारो, बेंजोइन कंडेंसेशन, बहुत सारी रिएक्शंस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेगा। फिर एक है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स। ये कुछ चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ क्लेडन के, इनको तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लेडन अभी, नो डाउट, ठीक है, बट इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिएगा, इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो है ही, उसके 2 चैप्टर्स हैं, 2 या 3 चैप्टर्स हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के, वो अच्छे से करना, क्लेडन में बहुत बढ़िया से गिवन है वो चीज, ठीक है ना। एक है डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी, वन इज कार्बीन्स, एक है रेडिकल, फ्री रेडिकल करके एक चैप्टर का ही नाम है, एक है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एंड लास्ट वन इज सल्फर सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस केमिस्ट्री। सल्फर सिलिकॉन एंड बहुत सारे सल्फर सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस के रिएजेंट्स हैं जो इस चैप्टर में सारे डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, टोटल तो वैसे 41 कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ बुक्स में एडिशन, कुछ बुक्स में 50 भी दे रखे हैं, ठीक है ना, मतलब कंटेंट वही है, बस वो चैप्टर को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है ना। तो उन सभी चैप्टर्स में से ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लेडन, ठीक है ना, तो ये आपको करना है। तो मैं एक काम करूंगी, जो मेरे पास क्लेडन की बुक है ना, वो, क्योंकि क्लेडन के बहुत सारे एडिशंस में अलग 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 चैप्टर्स के नाम भी गिवन है, कुछ में स्प्लिट किया हुआ है चैप्टर्स को, तो जो मेरे पास बुक है मैंने उसमें से चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, तो मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं आपको एक और नोट्स देने वाली हूँ, और वो आप कुछ बच्चों के पास शायद वो हो पहले से भी, रिएजेंट्स के नाम से एक नोट्स है, ठीक है ना, उसमें सारे रिएजेंट एक ही जगह अवेलेबल है, कौन क्या करता है, एक पूरा होल कंप्लीट आइडिया आपको हो जाएगा उस नोट से। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स है वहां पे बहुत अच्छे से गिवन है, हर एक रिएजेंट के बारे में बहुत डिटेल में चीजों को बताया हुआ है, तो बहुत सारी रिएक्शंस तो आपकी वहां पे भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इन रिएजेंट्स वाले नोट्स का भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। तो ये 2 चीजें हैं आपको जो करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसके अलावा पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज तो है ही, ठीक है ना। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब आ जाते हैं हम 6 पॉइंट, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में तो आपको पता है कि गेट और नेट के लिए जो मेन 2 चैप्टर्स हैं वो है कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक, एंड इन सभी के नोट्स आपके पास हैं, इन 2 चैप्टर्स के नोट्स सबके पास होते ही हैं जनरली। फिर भी अगर नहीं है किसी के पास तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है ना, बट इन दोनों के सबके पास होते ही हैं नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया से आपको ये चीजें, ये दोनों चैप्टर करने हैं। नेट में तो अगर मैं बताऊं ना 40-50 नंबर का इन्हीं दोनों से मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटली। कोऑर्डिनेशन के लिए वैसे आप एक बुक भी रेफर कर सकते हैं, अजय कुमार
अजय कुमार की एक बुक रेफर कर सकते हैं। और ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए एक अजय कुमार की बुक भी है। साथ में तो नोट्स आपके पास हैं ही ऑर्गेनोमेटेलिक के, वो आप सोल्व पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए हाउसक्राफ्ट करके एक बुक आती है। इन दोनों के लिए ही आप हाउसक्राफ्ट को भी रेफर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है हाउसक्राफ्ट करके, इन दोनों के लिए आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, ठीक है। तो नोट्स को तो पढ़ना ही है अच्छे से। फिर पीवाईक्यूज में अगर कहीं आप अटक जाते हैं, टेस्ट सीरीज के दौरान अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, वो चीज आपको कहीं नोट्स में नहीं मिलती है इन केस, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। हाउसक्राफ्ट इज वेरी नाइस बुक, आप रेफर करिए इसे। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हाउसक्राफ्ट का बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में आपको बहुत ही बढ़िया से करने हैं। इसके अलावा ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री है, तो छोटे छोटे चीजें हैं, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये सब ठीक है, आप देख लेना। वो तो पीवाईक्यूज भी आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा। एंड यस, एक बायो इनऑर्गेनिक भी है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है ना। तो इसके भी नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्लेडन की बुक का लिंक शेयर कर रही हूँ। एक मैं आपको रिएजेंट्स के नोट्स शेयर कर रही हूँ। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक और बायो इनऑर्गेनिक, वैसे तो ये नोट्स सबके पास होंगे ही, फिर भी किसी के पास ना हो तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। एंड एक बच्चा मैं हाउसक्राफ्ट की बुक का भी लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 5-6 चीजें हैं जिनका लिंक मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज उसे देख लेना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। एंड प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए तो बस ठीक है, इन्हीं चीजों को पढ़ते रहिए, बुक आप सामने लेकर बैठो, उसको पढ़ते रहो। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कुछ मैंने आपको बताए हैं। इन चैप्टर्स को तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। साथ में आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो चीजें कवर होती रहेंगी, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बता ही दिया, मेन तो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, इन्हीं से ही मोस्टली चीजें आती हैं, ठीक है ना। ओके फाइन। तो क्या आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट बात मुझे आपको बतानी है कि गेट का, चलो ठीक है, एक पीएसयू में जॉब का ऑप्शन तो है गेट के थ्रू। इसके अलावा आपको बेनिफिट मिल जाता है, वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीएचडी करना चाहते होंगे, अगर आप में से कुछ ऐसे हैं तो गेट के थ्रू आपको उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट पता है क्या, सीएसआईआर और यूजीसी में स्कॉलरशिप ना टाइमली नहीं आती है, बहुत ही ज्यादा डिले हो जाती है, ठीक है। तो गेट के थ्रू अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं, खैर गेट के थ्रू हर जगह पीएचडी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बट आईआईटीज में, आईएससी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और आइजर में भी आई थिंक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं गेट के थ्रू, तो आपको फायदा ये है कि गेट के थ्रू जो स्कॉलरशिप है ना, वो कॉलेज से ही मिलती है, वो टाइमली आ जाती है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है। तो ये भी गेट का बेनिफिट है देने का, ठीक है। और नेट के थ्रू तो खैर आपको पता ही है, मिलती है जेआरएफ के थ्रू, तो ठीक है ना। बट डिफरेंस बस इतना ही है कि गेट की स्कॉलरशिप टाइमली आ जाती है, और लेकिन बस उसका ड्रॉबैक ये है कि हर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। सीएसआई और यूजीसी के थ्रू आप हर जगह एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप सभी इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज मेरी बात याद रखना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, डेली एक टेस्ट सॉल्व करो आपसे, ठीक है ना। एनालिसिस करनी है, सिर्फ टेस्ट सॉल्व नहीं करना, एनालिसिस बहुत जरूरी है। मिस्टेक, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ कमियां हैं, उन चीजों को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। वो चीजें आपको देखना है कि अभी तो कम मार्क्स बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, तो मुझे मुझे और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, 70 लाने, 80 लाने। तो ये सारी चीजें हैं धीरे धीरे जो आपको इंप्रूव करनी है टेस्ट सीरीज के थ्रू। पीवाईक्यूज को भी मैं बोलूंगी कि आपने टॉपिक वाइज तो अभी तक सॉल्व किए ही हैं, अभी आप उसको पेपर उठाओ, किसी भी साल का, 2015, फिर 2016, 17, 18, 19, तो एक पेपर के फॉर्म में बैठो, टाइम सेट करो, सॉल्व करो उस पेपर को, ठीक है। आप टॉपिक वाइज मत करो, आप पूरा पूरा पेपर उठा के सॉल्व करो। एंड प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्टीट्यूड पे जरूर फोकस करना। आप कुछ अलग करेंगे फिर बाकियों से, केमिस्ट्री तो सभी करके जाते हैं, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड पे प्लीज जरूर फोकस करना। उसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 15 में से 13 नंबर लेकर आने हैं। 15 में से 15 आ गए थे फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब टारगेट तो फुल का ही होता है जनरली लोगों का। बट स्टिल अगर आपके 13 मार्क्स भी आ गए ना, तो मतलब आपने बहुत अच्छा किया है एप्टीट्यूड, और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी रैंक टॉप 50 में आ रही होगी, अब आपकी टॉप 10 में आ जाएगी, 1 डिजिट रैंक आ जाएगी इससे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर गेट एंड नेट एग्जाम। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।